मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को। तो पहले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ मेंस का सिलेबस को समझा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे क्या? किसी का पहला क्लास है आज? तब अच्छा। ऐसे लेक्चर मतलब टॉपिक वाइज आज ही शुरू हो रहा है। एक क्लास हुआ उसमें हम लोग सिर्फ सिलेबस को देखे थे कि सिलेबस क्या कहता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऐसे ही ओवरव्यू देखे थे। तो मोटा मोटी बात वही है कि आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें 2 लिखना है, यही ना मेंस में। अक्कू एक क्वेश्चन है सर, ऐसे करके मत पूछिए कि एक क्वेश्चन है सर। आपकी पूरी आजादी है, आप फी देके पढ़ रहे हैं, आपकी पूरी आजादी है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछिए क्या? सर प्रमोशन के बाद ग्रामीण विकास विभाग बीडीओ से एसडीएम का होता है कि सीओ से एसडीएम का? बीडीओ सीओ क्षेत्र का पद है, आगे पढ़ाएंगे। जिला प्रशासन जब हम पढ़ाएंगे, अभी आपके बीच उत्सुकता ज्यादा है क्योंकि आप ही का चीज पढ़ना है, तो लगता है सर बताइए दीजिए कहाँ बनेंगे। तो हम अगर आप चाहिएगा कभी टाइम मिलेगा तो हम पूरा कार्मिक विभाग का आपको हायरार्की दिखा देंगे कि प्रशासनिक सेवा का हायरार्की क्या है, पुलिस सेवा का क्या है। सर तो ऑलरेडी है ही, उनके पास और भी ज्यादा जानकारी है। हमको तो किताबी ज्ञान है, सर को तो व्यवहारिक ज्ञान है। तो वो है। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि बीडीओ से एसडीओ या सीओ से एसडीओ? नहीं, आप डिप्टी कलेक्टर हैं। आपके वैकेंसी जब आएगी उसमें उप समाहर्ता लिखा रहता है। प्रशासनिक सेवा, झारखंड प्रशासनिक, ये सब हम जिला प्रशासन में पढ़ाएंगे। आप बनिएगा, अगर प्रशासन में जाते तो क्या बनिएगा? जेएएस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड प्रशासनिक सेवा। जैसे आईएएस होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरह आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी बनिएगा अगर आप प्रशासन में जाते हैं। तो अगर आप पुलिस में जाते हैं तो जेपीएस में, झारखंड पुलिस सर्विस। जैसे आईपीएस है उसी तरह जेपीएस छोटा वाला भाई है क्या? तो आप एसडीएम में जरूर जाइएगा। आपका शुरुआती दौर की बात करें, इसका इनिशियल, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी एकदम फर्स्ट प्रमोशन से पहले, तो आप पेरेंट डिपार्टमेंट आपका कार्मिक होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर आप फील्ड में पोस्टेड है, रूरल डेवलपमेंट में है, तब हमने कहा कि बीडीओ होइएगा। अगर लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और फील्ड में है तब आप सीईओ होइएगा। और अगर पर्सनल डिपार्टमेंट में ही और फील्ड में है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी होइएगा। आपने कहा कि प्रमोशन, जी हाँ आप प्रमोशन होइएगा, मगर बीडीओ सीओ से मतलब नहीं है। जब आप फर्स्ट स्टेज में पोस्टिंग में पहला, तो आपका रूल ही है कि आपको तीनों पदों में काम करना होगा। कुछ साल आप बीडीओ रहिएगा, कुछ साल सीओ रहिएगा। हो सकता है नसीब बहुत अच्छा है तो एक ही बार चार्ज मिल गया दोनों का, क्या काम बढ़ेगा, मगर दूसरा चीज का फायदा है क्या? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी भी रहिएगा। ये हो गया फील्ड का, क्षेत्र का काम। उसके बाद फिर आपको सचिवालय में भी आना है इसी में। तो आप सचिवालय में जब आइएगा तो डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में, उप सचिव के रूप में तैनाती होगा आपका। अभी सचिवालय उचिवालय पढ़ना है सिलेबस में, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में। उप सचिव होगा, तो ये फील्ड का तो जॉब नहीं है, ये सचिवालय का जॉब है। तो समझिए मोटा मोटी चारों पोस्ट में काम करने के बाद तब आपका प्रमोशन का आएगा। तो फिर आप एसडीओ रैंक में जाइएगा। तो एसडीओ रैंक में जाइएगा तो उसका भी है। अगर आप फील्ड में हैं तो एसडीओ रहिएगा, अगर सचिवालय में है तो संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहिएगा। कहीं निर्देशालय में है तो उप निर्देशक या निर्देशक, इस टाइप का पद आएगा। तो अभी आप सचिवालय, निर्देशालय, क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं समझ पा रहे, वही तो पढ़ना है इस पेपर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वही पढ़ना है। समझ में आया? अक्कू ना, क्या नाम है आपका? तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, आप ही के बारे में पढ़ना है। प्रेरणा बोल रही है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिला है सर। लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है? अच्छा, डलवा दिया जाएगा। आप लोगों का ग्रुप बना है तो ग्रुप में डलवा दिया जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलेंगे टेलीग्राम में भी डाल देगा, क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल है, फिर भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ा जाए आप। तो हम लोग का पहला चैप्टर क्या था? लोक प्रशासन का परिचय। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है लोक प्रशासन परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व। पूरा यूनिट का नाम यही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंट। तो पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे या दोनों में लिखे? दोनों में। अच्छा, ऐसे मेरे क्लासेस का हम प्रयास करेंगे कि आपको मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में मिल जाए। और उसमें है कि स्टाफ पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। अभी स्टार्ट हुआ है तो आज रेडी नहीं है, हिंदी में रेडी है, इंग्लिश में ऑलरेडी टाइप हो रहा है। तो हम अपने सब्जेक्ट का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। फिर भी जो बोर्ड में लिखा होगा वो आप लिखते जाइएगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय, तो लोक प्रशासन के परिचय को दो आधारों से समझा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। लोक प्रशासन के परिचय को दोनों में सर दो आधारों से दर्शाया जा सकता है। We introduce public administration in two different bases. We introduce, या we can introduce कुछ भी लिख सकते हैं। आपको देखिए मेंस का एग्जाम है, आपको बार बार लिखना है, एक ही लाइन को आप अलग अलग शब्दों से लिख सकते, हिंदी में भी लिखना है। लोक प्रशासन को दो आधारों पे परिचित किया जा सकता है। लोक प्रशासन का परिचय दो आधार पे दिया जा सकता है। ऐसे अगर के आप लिख सकते हैं, हर कोई का लाइन जरूरी नहीं कि सेम हो। तो क्या होगा वो दो आधार? हाँ, एक हो जाएगा आपका एज एन सब्जेक्ट फॉर स्टडी, अध्ययन के विषय के रूप में इसका एक परिचय हो सकता है। अध्ययन के विषय के रूप में एक परिचय हो सकता है। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कहने का मतलब है लोक प्रशासन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक प्रशासनिक प्रणाली के रूप में इसका परिचय हो सकता है। और एक अध्ययन के विषय के रूप में
सर बोर्ड का पीडीएफ भी, हाँ बोर्ड का भी पीडीएफ नहीं मिलता है सब क्या आप लोगों को? अच्छा मिल जाएगा। हम्म। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो दिक्कत नहीं है, वो लोग क्लास में ही लिख ले। ऑनलाइन वाले को भी बोर्ड का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल हर कुछ मिलेगा। फिर भी आप हमेशा प्रयास करिएगा कि अपने हाथों से कुछ 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 जो है वो लिखते जाएं, अगर पूरा नहीं भी तो, क्योंकि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन लिखने पे ही होगा। हम ये नहीं कहते कि जो क्लास में लिख रहे उसी से हो जाएगा, बट एटलीस्ट स्पीड बढ़ेगा। सुन के लिख रहे हैं तो लिखने का स्पीड बढ़ेगा। ठंडा के दिन में तो और थोड़ा सा दिक्कत है, क्या पता आपका मेंस ठंडा के समय ही हो जाए। हो जाए जनवरी में हो जाए आपका मेंस, 6 6 घंटा लिखना है एक एक दिन में, पता चला 10 मिनट 15 मिनट हाथ गर्म करने में ही लग गया तो दिक्कत है क्या। इसलिए यू हैव टू राइट, कितना लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी नौकरी लिखने पे ही है। जानने पे तो है ही, जानता तो लोग बहुत है, लिख कम पाता है। ठंडा में सबका हंसी छूट रहा है। इमोजी के मामले में हम बहुत कमजोर हैं, सब इमोजी हमको समझ में भी नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए, तो दो विषय में हम इसका परिचय दो आधार पे देखेंगे, एक अध्ययन के विषय के रूप में और दूसरा प्रशासनिक प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो है ही, जो कि व्यवहारिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्ययन के रूप में। लोक प्रशासन का परिचय, अध्ययन के विषय के रूप में। अध्ययन के विषय के रूप में इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन सब्जेक्ट फॉर स्टडी। इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन सब्जेक्ट फॉर स्टडी। तो यहां से एमसीक्यू भी बनेंगे, हम पीटी मेंस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू कहने का मतलब मेंस में भी और पीटी में भी, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, यही सिलेबस है। तो सबसे पहला बात आएगा कि लोक प्रशासन विषय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय का एक स्वतंत्र विषय के रूप में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में पूरे दुनिया में कब से पढ़ा जाना शुरू हुआ, कब से इसका सेपरेशन हुआ, पहली बात। तो वो साल था 1887। 1887 में अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। और थोड़ा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। 1887 में अमेरिका में लोक प्रशासन विषय को पहली बार पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र विषय, मतलब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक नया विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए दुनिया के सामने लाया जाता है। तो इसका मतलब तो एक तो एमसीक्यू पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि विश्व में लोक प्रशासन विषय का स्वतंत्र अध्ययन कब शुरू हुआ, तो 1889, हाँ सॉरी 1887। दूसरी बात कि अगर स्वतंत्र विषय के रूप में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लोक प्रशासन विषय का इससे पहले भी अध्ययन होता होगा, बट स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में किसी सब्जेक्ट के अंदर में होगा। तो कहने का मतलब है कि 1887 से पहले भी लोक प्रशासन विषय का अध्ययन होता था, मगर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उसी विषय के अंदर होता था, उसी विषय के शाखा के रूप में होता था, उसी विषय के टॉपिक के रूप में होता था, एक अलग सब्जेक्ट नहीं था। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं कि 1887 से पहले लोक प्रशासन का टॉपिक नहीं था या पढ़ाई नहीं होता था, ऐसा नहीं है, होता था, पढ़ते थे, पर किसके अंदर में, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, राजनीतिक विज्ञान के अंदर में ही उसका अध्ययन होता था 1887 से पहले। तो पहली बार 1887 में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे वुडरो विल्सन साहब। तो उन्होंने ही एक ऐसे लिखा था, लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस ऐसे के माध्यम से पहली बार एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मतलब अलग सब्जेक्ट, जैसे बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सब्जेक्ट है। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट कब पहले करने का मतलब 1887 तक एक नया विषय नहीं था, वो उसी के अंदर में था। ये तो हम विश्व लेवल की बात हो गया, वर्ल्ड लेवल की। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो कुछ बातें लिख लेते हैं यहाँ। 1887 में 1887 में पहली बार लोक प्रशासन विषय का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। फर्स्ट टाइम in 1887 first time public administration was introduced as an individual subject पहली बार हुआ। बिफोर 1887 फुल स्टॉप के बाद बिफोर 1887 public administration is the part of was the part of पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी। हिंदी वाले लिख लीजिएगा। 1887 से पूर्व लोक प्रशासन कौमा राजनीतिक विज्ञान या राज व्यवस्था विषय के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता रहा था या अंतर्गत ही आता था। आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में सबका एक ही है। क्या लिखना है ये सब बातें बोर्ड में? तो 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन was introduced as an individual subject एक स्वतंत्र विषय के रूप में, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। बिफोर दैट फिर से लिखना नहीं है। बिफोर 1887 हम सिंबॉलिक लिख देते हैं सिर्फ ना। पीए वाज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी, यही ना। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान और पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। क्या दोनों में कोई अंतर है या एक ही चीज है?
हम थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बात कर रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस में पॉलिटी भी पढ़ना है। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस हिंदी में बोलेंगे क्या? राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक साइंस। और राज व्यवस्था, पॉलिटी राज व्यवस्था है। एनी बेसिक डिफरेंस? ऐसे नाम दे दिया पॉलिटी। बेसिक डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों को एकेडमिक रूप से पढ़ा जाता है, एकेडमिक रूप से पढ़ा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस जो है राज व्यवस्था, ये कंपटीशन का सब्जेक्ट है और यहाँ पे व्यवस्था पढ़ना है किसका? राज्य का। यानी कि सरकार के पॉलिटिकल मैनेजमेंट को पढ़ना है। साधारण शब्दों में कहें कि संवैधानिक दृष्टिकोण से शासन किस तरह से चलता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट पढ़ना है। यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट पार्ट पढ़ना है। और यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ना है क्योंकि ये एकेडमिक कोर्स है और ये कॉम्पिटिटिव कोर्स है। तो जैसे ही आप कंपटीशन में आते हैं तो पॉलिटी हो जाता है, सब बोलता है पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे क्योंकि वो एकेडमिक रूप से वहां पर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन आप करते हैं। और यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है? तुम आपको कंपटीशन में अधिकारी बनना है तो क्यों पढ़ाएगा वो सिद्धांतवादी चीज? थोड़ा बहुत अलग चीज है। और यहाँ पे तो पॉलिटिकल चीजों के बेस्ड पे जो मैनेजमेंट है, हाँ जो हमारा गवर्नेंस है उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट पॉलिटी है। और गवर्नेंस का एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वो पीए है। शासन का प्रशासनिक प्रबंधन जो है वही तो लोक प्रशासन है और शासन का राजनीतिक प्रबंधन जो है वो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है। तो ये अंतर है। इसी तरह से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, आपको इकोनॉमी पढ़ना है कंपटीशन में, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, फिर वो क्या हो जाएगा? एकेडमिक। हाँ एकेडमिक। वहां पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फलाना ढिमकाना सिद्धांत पढ़ना है क्योंकि वो। और यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है यानी कि कंट्री का इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या है, व्यवहारिक पहलू, यहाँ पे सिद्धांतिक पहलू, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें पढ़ना है आपको क्योंकि आपको अधिकारी बनना है। देश का अर्थव्यवस्था कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो नाम में बेसिक डिफरेंस है तो अप्रोच में भी बहुत डिफरेंस होगा क्या? चलिए हम कुछ और बातें करने लग गए थे, बट ये माइंडसेट होना जरूरी है कि कंपटीशन क्या डिमांड करता है, कंपटीशन का अप्रोच क्या डिमांड करता है। प्रोफेसर का लाइन अलग है, सिविल सर्विस का लाइन अलग है। प्रोफेसर क्या होता है? मास्टर होता है, बट एक अपने सब्जेक्ट पे। आपको किसी भी सब्जेक्ट पे मास्टर नहीं होना है, प्रोफेसरी नहीं करना है। नहीं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, यहाँ 6 सब्जेक्ट, 6 तो पेपर है उसमें, और कितना सब्जेक्ट है? तो साइंस में 6 है क्या? तो ये जीएस है। यहाँ पे आपको मास्टरी नहीं करना किसी भी पेपर में, मगर ऑलराउंडर होना है हर पेपर में, यही ना? हाँ सचिन तेंदुलकर बैटिंग में, बॉलिंग में बुमराह है, और आपको क्या हार्दिक पांड्या बनना है। हाँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज में आए तभी ये कंपटीशन का सिलेबस ये होगा। मास्टर किसी में भी नहीं बनना। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ नहीं तो उनको भी अनुभव है ना, उनको भी पता है कि सिविल सर्विस का कॉपी कैसा होता है, सिविल सर्विस का क्वेश्चन कैसा होता है। यहाँ पे आपको एनालिटिकल, आपको मूल्यांकन पूछेगा, आलोचना पूछेगा, समीक्षा करने पूछेगा। हाँ तो उन लोगों को तो और ज्यादा अनुभव है, उन लोगों को पता है, प्लस उन लोगों का भी ट्रेनिंग्स होता है, उन लोगों को भी मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाला अप्रोच यहाँ नहीं चलता, ठीक ना? चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में अंतर है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ते हैं। तो 1887 से पहले ये पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेस के रूप में पढ़ा जाता था। 1887 वो साल है जब दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है।
दूसरा है, वर्ल्ड लेवल की बात करें अभी, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो कौन है, किसको कहा जाता है, किसने दुनिया में पहली बार लोक प्रशासन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दुनिया में सामने लाया? यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। हाँ, तो ध्यान रखना है, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन 1887 में यही थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दुनिया के सामने लाया। वुडरो विल्सन साहब थे क्या? अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए, अमेरिका। प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका। वुडरो विल्सन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? पॉलिटिकल साइंस के, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आगे चल के ये अमेरिका के 28 प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, 28वां राष्ट्रपति बनते हैं। वुडरो विल्सन साहब अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति हुए, 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये आपका एमसीक्यू में काम आएगा और लिखने में भी काम आएगा। परिचय पूछेगा तो इसी तरह से लिखना है आपको, पर वहां पे हम अभी वहां पे शब्द में लिख सकेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर वहां पे शब्दों में लिखना जरूरी होगा। ऐसे पहला पॉइंट कि पूरी दुनिया में पहली बार 1887 में लोक प्रशासन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने लाया गया। 1887 से पहले इस विषय का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान या राज व्यवस्था की शाखा के रूप में होता रहा था। तो ये आपको लिखवाना है, ये आप लिख लेंगे, नोट्स में मिलेगा, पर फिर भी आपको लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। हाँ हाँ, तो बता तो रहे, बिफोर 1887 से पहले वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता था, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता था। बस पॉलिटिकल साइंस का मान लीजिए कि बहुत सारा चैप्टर्स होगा, उसमें से लोक प्रशासन के कुछ चैप्टर होंगे, उसमें से लोक प्रशासन के भी कोई चैप्टर्स होंगे, लिखवा दीजिए सर। उसमें आपको पीडीएफ में सब मिलेगा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी ये पीडीएफ बन रहा है, आपको इंग्लिश में भी आप
लिखना भी चाहेंगे तो लिखते रहे। 1887 से पहले हम क्या बोल रहे हैं कि 1887 से पहले ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक टॉपिक होता था, सब्जेक्ट नहीं था, एक स्वतंत्र विषय नहीं था। जैसे मान लीजिए कि और कौन सा सब्जेक्ट का उदाहरण दिया जा सकता, मान लीजिए जब हम लोग प्राथमिक शिक्षा में पढ़ते हैं तो साइंस का एक ही पेपर होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री अलग हो जाता है, फिजिक्स अलग हो जाता है, बायोलॉजी अलग हो जाता है, फिर आप कॉलेज में जाइए तो बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है, कोई बॉटनी ऑनर्स कर रहा है, कोई जूलॉजी ऑनर्स कर रहा है, तो सेपरेट कर दिया गया। तो क्या कॉलेज से पहले बॉटनी और जूलॉजी की पढ़ाई नहीं होती? होती है। कहाँ होती है? तो बायोलॉजी में होती है। बायोलॉजी में फिर कहाँ होती है? तो साइंस में होती है। ठीक उसी तरह से 1887 से पहले क्या लोक प्रशासन विषय लोग नहीं पढ़ता था? पढ़ता था, मगर एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ता था, स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ता था, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही पढ़ता था। और वो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ेंगे। उसमें लोक प्रशासन विषय का विकास का 6 चरण है, क्योंकि मेंस में वो टॉपिक नहीं है, तो 6 चरण है। उसमें कई बार विद्वानों में ये लड़ाइयां भी हुई कि नहीं, इसको अलग विषय के रूप में नहीं मानना है, ये पॉलिटी का ही पार्ट है। फिर कुछ विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, ये पॉलिटी से अलग है, क्योंकि इसमें हम कार्यपालिका के जो व्यवहारिक पहलू का बात है उसको पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग उसके राजनीतिक पहलुओं को पढ़ते हैं। तो दोनों को अलग किया गया। इसमें समय लगा, वाद प्रतिवाद हुआ, लड़ाइयां भी हुई। लड़ाई कहने का मतलब फिजिकली नहीं, मतलब आर्गुमेंट की लड़ाई। क्या? हाँ, कि मानना चाहिए अलग विषय की नहीं मानना चाहिए अलग विषय, तब इसको पॉलिटी से तोड़ के अलग किया गया। तो वो साल था 1887। 1887 से पहले वो पॉलिटी के अंदर पढ़ा जाता था। तो हम एक विषय के रूप में उसका परिचय क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि 1887 में इसका स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ, और 1887 से पहले ये राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता था। प्रोफेसर विड्रो विल्सन साहब ने पहली बार 1887 में अपने एक लेख के माध्यम से, जिस लेख का नाम क्या था? हाँ, द एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका एमसीक्यू में भी पूछेगा कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो विड्रो विल्सन साहब ने। और ये एक मैगजीन में छपा था, जो मैगजीन क्वार्टरली निकलता था, यानी त्रिमासिक, और उस मैगजीन का नाम क्या था? द पॉलिटिकल साइंस। मैगजीन का भी नाम क्या था? पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब आपके एमसीक्यू में भी पूछेंगे, और आप इंट्रोडक्शन में भी यही लिखिएगा कि 1887 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में कार्यरत राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर विड्रो विल्सन साहब ने अपने एक लेख डैश देके इन्वर्टेड कोमा में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस नामक त्रिमासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस लेख के माध्यम से विड्रो विल्सन ने पहली बार 1887 में लोक प्रशासन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए स्थापित किया। क्या ये लिखाना है? हाँ, बोलिएगा तो हम लिखाएंगे लाइन बाय लाइन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, और हर बार मेरा भी बोलने का शब्द चेंज होगा। लिखाने का कहने का मतलब है कि फैक्ट्स तो नहीं बदलेंगे, विड्रो विल्सन की जगह महात्मा गांधी तो नहीं कर देंगे, पॉलिटिकल साइंस की जगह इकोनॉमिक्स तो नहीं कर देंगे, बट भाषा बदल सकता है थोड़ा थोड़ा। क्या आप लोग का भी? और जितना बार लिखिएगा हर बार बदलेगा। अभी आप लिखने बैठिएगा, बहुत मेहनत लगेगा, बार बार लगेगा, छोड़ देते हैं, बहुत कष्ट होगा लिखने में। फिर धीरे धीरे एक दो बार लिखिएगा, बहुत पूरा पेज लिख लीजिएगा, बड़ा खुशी होगा, बहुत इतना मेहनत करके बहुत अच्छा लिखे। फिर उसी चीज को आप अगर 10 बार लिख लीजिएगा, और पहले बार वाला लिखा हुआ पढ़िएगा तो हंसी आएगा कि क्या लिखे थे इतना खराब। और वो कब? जब आप 10 बार प्रयास किए तब। यू हैव टू राइट। मेंस का एग्जाम में अच्छे अंकों से पास करना है तो आपको नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिस है। मास्टर लोग को नॉलेज ज्यादा है मगर प्रैक्टिस कम है। हम लोग अब उतना प्रैक्टिस नहीं करते, आपको प्रैक्टिस करना है। इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है तो ठीक है, मगर जितना आता है उसका मैक्सिमम पार्ट आपको आंसर शीट में उतार देना है। तो कैसे? लिखने से होगा, क्योंकि स्पीड भी लिखना है, जल्दी जल्दी सोचना भी है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आगे बताया जाएगा, सर भी बताएंगे।
लिख लेंगे सर, हाँ हम लोग लिख लेंगे सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो ध्यान रखना है। इसीलिए लोक प्रशासन के जनक, लोक प्रशासन का पिता, लोक प्रशासन का माता का है नहीं, हमेशा बोलते फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ ये वो, मदर ऑफ क्यों नहीं? योगदान के लिए। मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्या बोलते हैं ना, मिताली राज को बोलते लेडी तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि मिताली राज महिला के क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। तेंदुलकर को मेल मिताली क्यों नहीं बोलता है? बोलना चाहिए ना। तो ये फीमेल डोमिनेटेड है। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ते देखिए, हड़प्पा, वहां मातृसत्तात्मक था, वुमेन्स का रूल था, और फिर धीरे धीरे लग रहा है कि वुमेन्स के रूल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ, आज नहीं 100 साल बाद, 200 साल बाद फिर मातृसत्तात्मक आएगा, महिलाओं का राज होगा, और शुरू हो ही गया है, घर घर में शुरू हो गया। ये मैया सम्मान योजना और करवा देगा क्या? बोल 2500 आगे हो, और फिर उसमें से नहीं देना है, फिक्स रहेगा, घर का खर्चा चलाओ फिर अलग से। जेंडर से रिलेटेड है सर, हाँ चलिए। तो इसीलिए लोक प्रशासन विषय के जनक किसको बोलते हैं? विड्रो विल्सन साहब को बोलते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा सीधा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, या लोक प्रशासन का जनक पूछेगा, या आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? विड्रो विल्सन। मगर अगर बोल देगा कि भारत में लोक प्रशासन का जनक किसको माना जाता है, तब आंसर एमपी शर्मा होगा। अभी आगे चर्चा करेंगे, क्या ना। तो इसमें 2-3 फैक्ट याद रखना है। 1887 में विड्रो विल्सन साहब ने पॉलिटिकल साइंस नामक त्रिमासिक पत्रिका में अपना एक लेख लिखा। उस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी लेख के माध्यम से उन्होंने पहली बार लोक प्रशासन विषय को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इसीलिए विड्रो विल्सन साहब को हम लोग या पूरी दुनिया लोक प्रशासन के जनक कहते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। विड्रो विल्सन साहब उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। एट दैट टाइम विड्रो विल्सन वाज द प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए। बाद में विड्रो विल्सन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति भी बनते, ये एक फैक्ट है। तो इससे आपके एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपको परिचय में तो लिखना ही है। यहां तक कोई दिक्कत? पीडीएफ से पढ़ना है। उसके बाद एक फैक्ट और है कि हमने क्या कहा कि 1887 में लोक प्रशासन विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। मगर जो लोक प्रशासन शब्द है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, इसकी उत्पत्ति 1812 में मानी जाती है, और इसकी उत्पत्ति फ्रांस से मानी जाती है। तो ये अलग है। विषय की बात जब करेंगे तो 1887। बट द वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is introduced, was introduced first time in the world at 1812 in France। लोक प्रशासन शब्द की उत्पत्ति, लोक प्रशासन शब्द की उत्पत्ति 1812 ईस्वी में फ्रांस से मानी जाती है, फ्रांस से मानी जाती है। अपितु लोक प्रशासन विषय का स्वतंत्र उत्पत्ति 1887 अमेरिका से मानी जाती है। अंतर है दोनों में। तो ये भी आप फैक्ट के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। ये तो हो गया दुनिया के स्तर पर हम लोग देखें। क्लास स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? और फास्ट करना है, फास्ट करना है। चलिए, हमको लग रहा है कि नया सब्जेक्ट है इसीलिए। तो ये दुनिया, फास्ट नहीं करना है। चलिए, तो दुनिया के स्तर पे हो गया। अब बात करते हैं कि लोक प्रशासन विषय का भारत में अध्ययन, लोक प्रशासन विषय का भारत में अध्ययन, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
इन इंडिया। स्लो है सर, चलिए बढ़िया। लिखने में स्लो हो जाता है थोड़ा, तो पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले को हम बोल देंगे, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज का पीडीएफ बोर्ड में हो। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहला पॉइंट होगा 1924 लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहली बार लोक प्रशासन विषय का अध्ययन शुरू होता है, मगर विषय का नहीं, एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं। 1924 में लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या करता है, पीजी पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में एक कंपलसरी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस, यही ना, स्नातकों उत्तर राजनीतिक विज्ञान कहने का मतलब है पीजी के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में, सिलेबस में लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र शामिल करता है। तो सवाल आपसे एमसीक्यू भी बनेंगे, फैक्ट है तो, कि भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन का अनिवार्य प्रश्न पत्र शामिल किया? आंसर क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। कब किया? 1924 में किया। किस पाठ्यक्रम में किया? तो पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पे देखिए कंपलसरी क्वेश्चंस, अभी सब्जेक्ट की बात हो ही नहीं रहा है, अभी अनिवार्य प्रश्न आए। पूरी दुनिया में 1887, अब भारत पहुंचने में अभी 1924, इसमें भी एक कंपलसरी क्वेश्चंस लखनऊ यूनिवर्सिटी। फिर आगे बढ़ा 1937 मद्रास यूनिवर्सिटी। 1937 का वो साल था जब मद्रास यूनिवर्सिटी ने लोक प्रशासन विषय पर एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। मद्रास यूनिवर्सिटी ने क्या किया? मद्रास यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मद्रास यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ डिप्लोमा कोर्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट आगे 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय भारत का पहला यूनिवर्सिटी है जिसने लोक प्रशासन विषय के लिए एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट स्थापित किया। नागपुर यूनिवर्सिटी established a individual department for public administration subject। डिपार्टमेंट समझते हैं? यहाँ कौन पीजी किया है? कौन लोगों ने, कितने लोगों ने पीजी किया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट इज न्यू फॉर मी, कुमारी प्रियंका। जी हाँ, इसीलिए हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए नया रहता है, एकेडमिक में पढ़ते नहीं है, और ये फर्स्ट यूनिट ही थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल ज्यादा है, इसलिए डीएसपी सर बोलते हैं फर्स्ट यूनिट को सबसे लास्ट में पढ़िए या पढ़ाइए। थोड़ा क्या है, यहाँ की बात थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब सैद्धांतिक चीजों के बारे में। मजा आपको क्या आएगा प्रशासन पढ़ने में? यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब पढ़ने में थोड़ा एक्साइटमेंट लगता है। हाँ, तो डिपार्टमेंट नहीं समझते। हाँ, पीजी का जो कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और उसका एक अलग विभाग बनता है। अगर आप विश्वविद्यालय जाइएगा देखिएगा भूगोल का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। तो पहली बार भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट कब बना? 1949 में बना। किस विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी ने बनाया? नागपुर यूनिवर्सिटी ने बनाया। तो अब अगर डिपार्टमेंट होगा तो एचओडी बनेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स बनेंगे। तो जैसे ही डिपार्टमेंट बना भारत में पहली बार 1949 में, आजादी के 2 साल बाद, नागपुर विश्वविद्यालय में, तो इसी को माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एकेडमिक रूप से पहली बार वैलिडेशन मिला।
लोक प्रशासन विषय को भारत में पहली बार 1949 में ही अकादमिक वैधता मिली। अकादमिक वैधता कैसे मिली कि उसका एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया और इस विभाग के पहले प्रोफेसर थे एमपी शर्मा। इस विभाग के पहले प्रोफेसर कौन थे? एमपी शर्मा। पूरा नाम महादेव प्रसाद शर्मा है, मगर आपको हर जगह एमपी शर्मा ही मिलेगा। इसीलिए एमपी शर्मा को भारत में लोक प्रशासन विषय का जनक माना जाता है, क्योंकि वो लोक प्रशासन विषय के भारत के पहले प्रोफेसर हैं। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ऑफ इंडिया। तो ये बातें आपको इंट्रोड्यूशन में लिखना है परिचय के रूप में, और ये इसका आपसे इसमें भर भर के एमसीक्यूज भी बनेंगे और ये फैक्चुअल भी है। तो 1949 में ये बातें हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्ण अकादमिक वैधता यानी कंप्लीट एकेडमिक वैलिडिटी दिया गया पहली बार। लोक प्रशासन विषय को कंप्लीट एकेडमिक वैलिडिटी मिलता है 1949 में। भारत में पहली बार लोक प्रशासन विषय का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, नागपुर विश्वविद्यालय में। और इस विभाग के पहले एचओडी, पहले प्रोफेसर, पहले एचओडी दोनों एक ही बात है। पहले एचओडी, पहले प्रोफेसर डॉक्टर एमपी शर्मा बने, महादेव प्रसाद शर्मा। इसी को भारत में लोक प्रशासन का पहला प्रोफेसर कहा जाता है, भारत में लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। समझते हैं सर? डन इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, वाह बढ़िया। तो आपको पता था कि आप ही का यूनिवर्सिटी ने पहली बार पीए का डिपार्टमेंट बनाया था, पवेट का डिपार्टमेंट बनाया था। यहाँ भारत में शुरू हुआ 1924, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक कंपलसरी क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में ही एक कंपलसरी क्वेश्चन जोड़ गया। 1937 मद्रास यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स, और 1949 नागपुर यूनिवर्सिटी सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया। और इसमें एक बातें लिखेंगे, पूरे दुनिया में 1887 में एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू हुआ और 100 साल लगा। 1987 ये साल था जब यूपीएससी ने भारत में लोक प्रशासन विषय को कंपटीशन के एग्जाम में एक स्वतंत्र विषय के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो ये बातें भी आप जोड़ सकते हैं कि 1987 वो साल था जब यूपीएससी द्वारा लोक सेवा के सिविल सेवा का परीक्षा जो है, लोक सेवा परीक्षाओं में लोक प्रशासन विषय को पूर्णतः स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया। 1887 से ले आया 1987 में 100 साल लग गया। और यूपीएससी ने, अभी भी आपका ऑप्शनल है पीए, यूपीएससी में सिविल सर्विस के एग्जाम में पीए ऑप्शनल पेपर आप चूज कर सकते हैं। तो ये पहली बार कब शुरू हुआ? 1887 में, सॉरी 1987 में। यूपीएससी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, अच्छा यूपीएससी तो सुधार लेना, यूपीएससी होगा, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन। यूपीएससी in 1987 UPSC first time provide a option for the candidate to choose public administration as an individual subject। तो यही भारत में इसका एक विषय के रूप में परिचय है, जर्नी है। उसके बाद धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तो सारे विश्वविद्यालय में शुरू हो गया। धीरे धीरे उतना फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, शुरुआत ही बताना है। फिर धीरे धीरे और सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगे। यूपीएससी शुरू किया तो स्टेट पीसीएस वाले भी शुरू कर दिए ऑप्शनल पेपर के रूप में। जैसे बिहार में आप जाइएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, यूपीपीएससी में जाइएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। झारखंड में ऑप्शनल खत्म कर दिया गया, यहाँ पे सबके लिए एक ही पेपर है, जीएस का पेपर। केवल पेपर 2 जो टीआरएल का है वहां पे आप चूज कर सकते हैं, वहां ऑप्शनल है, कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं।
कोई दिक्कत यहां तक? तो हम लोगों ने एक अध्ययन के विषय के रूप में इसका परिचय देखा। अगर बात करें कि दूसरा जो पहलू है कि प्रशासनिक प्रणाली के रूप में इसका परिचय क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में इसका इंट्रोड्यूशन क्या होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में इंट्रोडक्शन आप यही लिखेंगे हेडिंग देके कि इसका फिर जो व्यवहारिक पार्ट है फिर हम लोग को उसी पे चलना होगा, वर्ड का मीनिंग फिर ये करके। तो इसको आप मीनिंग भी बोल सकते हैं या आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका परिचय भी बोल सकते हैं, जो हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में देखने का प्रयास किए थे। तो लोक प्रशासन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, लोक और प्रशासन। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये इंग्लिश के दो शब्दों से बना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें इन दोनों शब्दों को अलग अलग रूप से समझने की जरूरत है। तो हम लोग बाइफरगेट करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से बना है, एक पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोर्ड में लिख दे क्या? ये तो कल किए ही थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड्स है, एक पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन शब्द को समझने के लिए हमको इन दो शब्दों को अलग अलग सेपरेटली समझना होगा। ये जो पब्लिक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज पब्लिका। पब्लिका से बना है और इस पब्लिका वर्ड का मीनिंग क्या है? पब्लिक, पीपुल। हिंदी में लिखेंगे लोग या जनता। तो ये इसका शाब्दिक मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। और व्यवहारिक अर्थ पब्लिक का क्या है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो जनता का हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। यानी वही फिर ले देंगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी गई सरकार है, वही लोकतंत्र है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ब्रिटिश समय जमाने में भी था, यही डीएम था, यही एसपी था, पर उस समय डेमोक्रेसी नहीं था। तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था। आज हम इसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी साधारण भाषा में सरकारी प्रशासन। वो भी किसके अधीन? लोकतंत्र के अधीन, लोकतंत्र के अंतर्गत। तो लोकतंत्र वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जहां पे जनता राजा हो, जनता की सरकार हो। तो क्या जनता राजा है, बट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे भाई? तो जनता शासन नहीं करती, बट जनता के बिहाफ में जनप्रतिनिधि शासन करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं या रूल करते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को फिर कौन चुनता है? तो जनता चुनती है। तो यही तो इनडायरेक्ट हो गया कि हम लोग मान लीजिए कि 10 लाख जनसंख्या में एक सांसद को भेजते हैं कि हम लोग का 10 लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में हमारा सांसद काम करेगा। तो यही तो लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अब सरकार के 3 अंग हैं, आप लोग भी जानते होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है,
और कार्यपालिका में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल ही। और विधायिका में, विधायिका का काम तो सिर्फ कानून बनाना है, तो उसमें केंद्रीय स्तर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, स्टेट स्तर पर एमएलए होंगे, विधायक जिसको बोलते हैं। तो ये विधायिका का काम देखते हैं। मगर कार्यपालिका का काम में केवल मंत्रिमंडल ही आता है। मंत्रिमंडल को हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, और मंत्रिमंडल तो अकेला काम करेगा नहीं, वो बेसिकली दिशा निर्देश देगा, गाइड करेगा। तो उस सारे गाइडेंस को, निर्देशों को लागू करने का, क्रियान्वयन करने का जिस बॉडी का, जिस स्ट्रक्चर का काम है, वही कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, अधिकारी है, कर्मचारी है। उसी के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में पढ़ना है। और जो पॉलिटिकल हेड हो गया, उनका पॉलिटी में पढ़ना है। समझ में? ये लैटिन वर्ड है पब्लिका, और इसी का अर्थ क्या होता है? पब्लिक या पीपुल्स। मगर यहां पर जो ब्रॉड अर्थ है पब्लिक का, वो क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल या पीपल। और एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो इसको फिर ब्रेक करते हैं दो शब्दों में, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। और जो ये मिनिस्ट्रेशन वर्ड है, ये फिर एक लैटिन वर्ड से बना है, मिनिस्ट्रेट। तो ध्यान रखना, इस मिनिस्ट्रेट वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ है वो है टू सर्व। टू सर्व, टू मैनेज, यानी सेवा करना या प्रबंधन करना। सेवा करना या प्रबंधन करना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन का अर्थ क्या हो जाएगा, कि एक ऐसा प्रशासन जो जनता द्वारा चुनी गई, सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों या लक्ष्यों का क्रियान्वयन जनता के लिए ही करे। ने क्या कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, public administration is the administration who implement or execute all the policies and targets, comma, decided by the public elected government for the interest of public। कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और नीतियों का क्रियान्वयन जनता के लिए जो करे, जो प्रशासन करे, वही प्रशासन कैसा प्रशासन है? लोक प्रशासन है। वही प्रशासन कैसा प्रशासन है? लोक प्रशासन है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। मगर लोक प्रशासन जानने से पहले हम लोगों को प्रशासन जानना होगा। तो हम लोग फिर इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें प्रशासन शब्द को समझना होगा कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन होने के लिए दो तत्व का होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू एलिमेंट्स। प्रशासन दो तत्वों को
जोड़ के बन सकता है। प्रशासन होने के लिए दो तत्व का होना जरूरी है। देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन होने के लिए दो तत्वों का जरूरत है। पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट, या इसी को आप बोल सकते हैं पर्पस, है ना। लक्ष्य का होना जरूरी है, हिंदी में लक्ष्य। और दूसरा एलिमेंट, दूसरा तत्व जो है किसी को प्रशासन होने के लिए, वो है कलेक्टिव मैनेजमेंट। सामूहिक प्रबंधन। There are two elements required for administration. One is the objective purpose and another is the collective management, सामूहिक प्रबंधन। प्रशासन होने के लिए दो चीज चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए और दूसरा प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि प्रशासन एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा संगठन है जो किसी निर्धारित या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति सामूहिक प्रयास के द्वारा करती हो, सामूहिक परिवर्धन प्रबंधन के द्वारा करती हो। एडमिनिस्ट्रेटिव इज एन स्ट्रक्चर और इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क्स फॉर फॉर अचीव अ टारगेट, अचीव अ ऑब्जेक्टिव बाय द कलेक्टिव मैनेजमेंट। प्रशासन एक ऐसा संरचना है, एक ऐसी प्रणाली है जो किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से काम करे। अगर कोई व्यक्ति का अकेला काम कर रहा है और उसका एक निर्धारित लक्ष्य है, तो क्या वो प्रशासन कहलाएगा? आपका एक लक्ष्य है कि आप यहां आकर पढ़ रहे हैं, रूम से यहां आए पढ़े, ये आपका काम है, आप अपने टारगेट की ओर भी कर रहे हैं, मगर चूंकि वो आपका व्यक्तिगत काम है, इंडिविजुअल है, तो वो प्रशासन नहीं कहलाएगा। प्रशासन होने के लिए दो चीज एकदम होना जरूरी है, एक फिक्स टारगेट और दूसरा कलेक्टिव मैनेजमेंट, सामूहिक रूप से काम करना। वैसी हर वो संरचनाएं, वैसा हर वो संगठन जहां पे किसी निश्चित टारगेट का लिए सामूहिक रूप से काम किया जा रहा है, वो प्रशासन है। क्या इंस्टीट्यूट प्रशासन है? हाँ, यहाँ भी प्रशासन। टारगेट होगा कि पढ़ाना है, रिजल्ट देना है, और क्या कोई इंडिविजुअल्स अकेले कर रहा है? नहीं, यहाँ पे फैकल्टीज हैं, टेक्निकल स्टाफ्स हैं, टाइपिंग के स्टाफ होंगे, डायरेक्टर वगैरह तो होंगे ही, तो ये भी एक प्रशासन है। प्रशासन कह रहे हैं हम, लोग प्रशासन नहीं। तो ये मगर कैसा प्रशासन है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, निजी प्रशासन है। क्योंकि निजी प्रशासन ना तो जनता के द्वारा चुना हुआ है, ना ही जनता के लिए कार्य कर रही है। पर लोक प्रशासन क्या है? तो प्रशासन दो ही प्रकार का होता है, एक लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा क्या बोले? ये जनता का प्रशासन है, जनता के लिए काम करता है, जनता के हित की में काम करता है, मगर ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसके लिए भी काम करता है। पर प्राइवेट प्रशासन कैसा? ना तो जनता के लिए चुना हुआ है, ना जनता के प्रतिनिधि के लक्ष्य को क्रियान्वित कर रहा है। तो दोनों में अंतर है, मगर दोनों प्रशासन है। क्योंकि प्रशासन होने के लिए क्या चाहिए? टारगेट और कलेक्टिव मैनेजमेंट, टारगेट और कलेक्टिव मैनेजमेंट। तो जहां भी कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से काम किया जा रहा है, वो क्या है? प्रशासन है। प्रशासन के प्रकार, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप क्या होगा? वही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन।
ये हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक टॉपिक भी है इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। तो प्रशासन का अर्थ जानना होगा कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रबंधन ही प्रशासन है। प्रशासन होने के लिए दो अनिवार्य तत्व चाहिए, एक उद्देश्य और दूसरा सामूहिक प्रबंधन, ऑब्जेक्टिव या टारगेट या पर्पस और कलेक्टिव मैनेजमेंट। There are two forms of administration. First is the public administration and second is the private administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि लोक प्रशासन क्या है, जो लोक प्रशासन का सामान्य परिभाषा, द जनरल डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक जनरल डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो ऐसा प्रशासन जो लोग के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। सबसे आसान बात तो यही हुआ ना, ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए काम करे। एडमिनिस्ट्रेशन हु वर्क्स फ्रॉम द पब्लिक, वो लोग प्रशासन है साधारण भाषा में। तो बोलिए कि सर आप 3-4 बात काहे लिखा रहे हैं, एक ही में 4 अलग अलग परिभाषा काहे लिखा रहे हैं? तो अभी देखिएगा जिसमें माथा पेची है, लोक प्रशासन विषय के दर्जनों ऐसे विद्वान हैं जिसने लोक प्रशासन का अलग अलग परिभाषा दिया है, और वो आपको याद रखने होंगे, एमसीक्यू में पूछेगा, पूछा भी है कि किसका कथन है कि हम लोक प्रशासन केवल सरकार के कार्यपालिका का अंग है, किसका कथन है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों का है। इस तरह की परिभाषा है। विड्रो विल्सन साहब ने लोक प्रशासन का क्या परिभाषा दिया। तो दर्जनों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, एक ही बात है मगर खाली शब्द का अंतर है, और स्टूडेंट के लिए माथा पेची है कि उसको याद रखने होंगे। मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव में आपको याद अगर नहीं है सेम लाइन, तो नहीं लिखिएगा कि फलाना ने ऐसा कोडेट किया। अगर आपको 1-2 याद है तो आप उसको इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट करके लिखिएगा, तो आपको अच्छे अंक आने की संभावना है। और अगर वो गलत लिख दिए तो फिर खराब हो सकता है। तो नहीं याद है तो आप जनरल परिभाषा इंट्रोडक्शन लिख के चले जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको याद रखने होंगे, क्योंकि उसमें आया भी, आप कल देख ही रहे थे क्वेश्चंस, आगे भी हम डिस्कस कर देंगे। तो लोक प्रशासन का अगर समान परिभाषा बोले तो ऐसा प्रशासन जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का क्रियान्वयन जनता के लिए करे। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा प्रशासन लोक प्रशासन है जो राजनीतिक परिवेश में रहकर भी गैर राजनीतिक रूप से कार्य करे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is a administration who lives in political environment, who always lives in political environment, but works as non-political bodies. But works as non-political bodies. इसका मतलब कोई समझे? लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो हमेशा राजनीतिक परिवेश के अधीन रहता है लेकिन गैर राजनीतिक रूप से कार्य करता है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक परिवेश में रहने का मतलब, तो इसीलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का भी नॉलेज जरूरी है। देखिए, राजनीतिक परिवेश कहने का मतलब लोकतंत्र कब होगा, लोक प्रशासन कब होगा, जब वो लोकतंत्र के अधीन कार्य कर रहा है। तो लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है कि जनता का तंत्र, यानी जनता द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधियों का तंत्र, या और ठेठ भाषा में क्या बोले, एमपी एमएलए का तंत्र, यही ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासक हमेशा, हमने क्या कहा कि जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसी के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन काम करेगा। अपने से लक्ष्य निर्धारित करेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल चलिए ऐसे समझिए, क्या कोई आईएएस अफसर या झारखंड का लोक सेवक कोई ये डिसाइड करेगा क्या कि मैया सम्मान योजना में 2500 देंगे? क्या कोई सचिव ये डिसाइड करेगा क्या कि 1932 का खतियान लाएंगे?
ये कौन डिसाइड करेगा? ये टारगेट कौन फिक्स करेगा? सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा लोक प्रशासन का सिस्टम लगा हुआ है। तो लोक प्रशासन का जो सिस्टम है वो हमेशा कैसा माहौल में रहेगा? राजनीतिक माहौल में। यही तो लोकतंत्र है। राजनीतिक कहने का मतलब कि जनप्रतिनिधियों के बीच में। क्योंकि हमेशा टारगेट कौन सेट करेगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक प्रधान जो है यानी मंत्री। मंत्री ही लक्ष्य निर्धारित करेगा ना, और उस लक्ष्य की पूर्ति या उस लक्ष्य का क्रियान्वयन या उस लक्ष्य के लिए काम कौन करेगा? पूरा का पूरा प्रशासन। उसमें मंत्री भी आ जाएगा, सचिव भी आ जाएगा, उप सचिव, संयुक्त सचिव, सब आ जाएंगे। सचिवालय की बात करें तो, फील्ड की बात करें तो डीसी साहब आ जाएंगे, डीडीसी साहब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, बीडीओ, सीओ, थाना, पुलिस, सब जितना भी क्षेत्र का कर्मचारी है, उन लक्ष्य के पीछे, उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा करने के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। तो ऐसा प्रशासन हमेशा क्या? राजनीतिक परिवेश में रहेगा। यही तो लोकतंत्र है, समझे इस बात को। मगर वो प्रशासन क्या किसी पॉलिटिकल माइंडसेट का बाइस्ड होगा? नहीं। आज सपोज कीजिए झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो जेएमएम कांग्रेस वाला जो डिसाइड कर रहा है उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। कल अगर किसी और पार्टी की सरकार बनेगी तो वो पार्टी के जनप्रतिनिधि या उस पार्टी के सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करेगा, जो योजना बनाएगा, जो नीति बनाएगा, उसके लिए वो काम करेगा। तो लोग प्रशासन जो है वो हमेशा राजनीतिक माहौल में तो रहेगा ही, क्योंकि यही लोकतंत्र है। मगर वो जो प्रशासन है माहौल में, परिवेश में रहेगा, मगर खुद कभी राजनीतिक नहीं रहेगा, गैर राजनीतिक रूप में काम करेगा। यही कहना है कि वो हमेशा नॉन पॉलिटिकल होगा, बट उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉलिटिकल होगा। समझ में आया? तो लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जो हमेशा राजनीतिक परिवेश में होकर भी गैर राजनीतिक रूप में काम करता है। ऑलवेज लिव्स इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बट ऑलवेज वर्क एज नॉन पॉलिटिकल बॉडीज, नॉन पॉलिटिकल इंडिविजुअल ऑल्सो। हाँ, वो अलग व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी को वोट करे, वो क्योंकि वो भी तो एक जनता है, वो अलग चीज है, मगर उसके कार्य का प्रारूप कभी भी पॉलिटिकल नहीं होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा। समझ में आया? तो अगर हम दोनों शब्दों का, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक और प्रशासन का, दोनों का अलग अलग अर्थ समझने के बाद सामान्य रूप से लोक प्रशासन की परिभाषा क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष पहुंच सकते हैं? कि लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जिसमें हर वो काम शामिल है, हर वो क्रिया शामिल है जिसका संबंध किससे है? जनता से है, लोक नीति से, पब्लिक पॉलिसी से है। क्या वो सारे सम्मिलित रूप से ही लोक प्रशासन है। यही हम कहेंगे कि लोक प्रशासन क्या है? कि जो आम लोगों से संबंधित हो। लोक प्रशासन वो प्रशासन है जो आम लोगों से संबंधित हो। लोक प्रशासन में वो सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाएं सम्मिलित हो जाएगी जिसका संबंध पब्लिक पॉलिसी के निर्माण से हो या उसका क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन से हो। यानी लोक नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की समस्त क्रियाएं में जो प्रशासन लगा होता है वही लोक प्रशासन है। एडमिनिस्ट्रेशन हु इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पब्लिक पॉलिसी। उस लोक नीति के निर्माण और उस नीति के क्रियान्वयन में जो भी प्रशासन लगा हुआ है, जो भी गतिविधियां लगी हुई है, वो सारे क्या है? लोक प्रशासन। तो यहां तक हम लोग लोक प्रशासन का प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिचय को समझे। और ये इतना तक समझने में कोई दिक्कत? आसान है। पर कठिनाई कहाँ है? कि हमरा समझने या हमरा भाषा से दिक्कत नहीं। लोक प्रशासन का जो विद्वान लोग हुआ है वो ढेरी परिभाषा दे के बैठा है। काहे दिया पता नहीं, और एक के बात है, एक ही बात है, मगर अलग अलग शब्द में बोला। वो आपको याद रखने में वो फैक्ट्स है। अगर मेंस में एग्जैक्ट याद है तो आप कोड करके लिखेंगे, नहीं याद है तो आप समान परिभाषा भी लिखकर उससे बढ़िया लिख कर जाइएगा जो वो लोग बोला है। अभी देखिएगा एक एक लाइन का बात बोला है, और एमसीक्यू में आपको फिर वो फंसाएगा। इसलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विद्वान लोग हुए हैं, लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विद्वान लोग का लोक प्रशासन की क्या क्या परिभाषाएं दी हुई।
प्रमुख विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं। अभी तो हम लोग प्रशासन बहुत अच्छा समझ लिए। क्या है प्रशासन? कुछ नहीं, सरकार का प्रशासन है, जनता के लिए काम करता है। घुरा फिरा के कुछ वो बोलिए। ऐसा प्रशासन है जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार का निर्धारित लक्ष्य को क्रियान्वयन करता है जनता के लिए। ऐसा प्रशासन है जो राजनीतिक परिवेश में रहकर भी गैर राजनीतिक रूप से काम करता है। ऐसा प्रशासन है जो जनता के नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में शामिल होता है। लोक प्रशासन कुछ नहीं है, वो सरकारी प्रशासन है। यही ना? ये तो हो गया बात। पर अब बात करते हैं जो लोक प्रशासन के फादर है, जनक विड्रो विल्सन साहब ने लोक प्रशासन का क्या दिया डिफिनेशन। तो विड्रो विल्सन साहब कहते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कानूनों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि कानूनों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, ये किसका कथन है? और 4 गो ऑप्शन दे देगा, विड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, अल्बर्ट साइमंस, हर्बर्ट साइमंस, बिलोबी, कुछ ऑप्शंस दे देगा। ऐसे सवाल आए भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं, फिर से दिखा देंगे किसी दिन। तो विड्रो विल्सन साहब ने क्या कहा? कानूनों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। देयर आर 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव का, विधायिका का। विधायिका का इंडिया में सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या है? पार्लियामेंट, संसद। स्टेट लेवल में स्टेट असेंबलीज होंगे। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस कानून का लागू करना, एग्जीक्यूट करना। नाम ही एग्जीक्यूटिव, नाम ही कार्यपालिका। जो क्रियान्वयन करे किसका? कार्यों का, उसको कार्यपालिका। जो विधि का निर्माण करे वो विधायिका। जो विधि का निर्माण करे विधायिका। जो कानूनों का क्रियान्वयन करे कार्यपालिका। और न्यायपालिका जो कानूनों की समीक्षा करे। हाँ, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के क्रियान्वयन का समीक्षा करे। क्योंकि संविधान में हम क्या पढ़ते हैं कि संविधान का व्याख्याकार, संविधान के संरक्षक कौन है? संविधान के जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई कानून विधायिका बना भी देती है और वो अगर असंवैधानिक है तो कोर्ट उसको खारिज करता है। तो तीनों से का अलग अलग काम है। तो विड्रो विल्सन साहब बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जो कानूनों का क्रियान्वयन करे वही लोक प्रशासन है। तो कानून का क्रियान्वयन कौन सा भाग, कौन सा पार्ट करता है गवर्नमेंट का? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो पब एड में एग्जीक्यूटिव ही पढ़ना है। विधायिका कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटी में। और जुडिशरी भी पॉलिटी में। समझ में आया? तो ये आपको लाइंस याद रखने होंगे। एल.डी. व्हाइट अगला जो है विद्वान, इसने कहा कि लोक नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। कौन सा नया बात बोल दिया? हमारा ही अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लोक नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है, किसका कथन है? तब फिर आपको याद रखने होंगे ना। यही है थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए टफ। एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट, यस बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट, लेजिस्लेटिव टू इंफॉर्मेशन ऑफ लॉज या इंफॉर्मेशन ऑफ एक्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन to our constitution is the prime duty of judiciary, and also there are lots of duty or functions of judiciary to provide justice to everyone. तो एल.डी. व्हाइट साहब ने क्या कहा कि लोक नीतियों का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। टू इम्प्लीमेंटेशन, या रादर बेटर होगा एग्जीक्यूशन लिखे, टू एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हु सेड? एल.डी. व्हाइट। कोई अंतर है? मर याद रखना होगा आपको। उसके बाद अगला है हर्बर्ट साइमंस। और पता है हम आपको 10-12 ही दिए हैं, ढेरी है। यही सब माथा खराब करेगा थोड़ा सा। क्या हर्बर्ट साइमन साहब ने क्या कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर एवं स्थानीय स्तर के सरकार का
कार्यपालिका शाखा से है। साइमंस ने क्या कहा, ये भी खाली वही बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ही है। साइमंस का कहना क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज और म्युनिसिपालिटीज। तो तीनों ही स्तर के सरकार के केवल एग्जीक्यूटिव से है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। अभी भी सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव की ही बात कर रहा है, यानी केवल कार्यपालिका शाखा से। बस शब्द क्या जोड़ दिया कि तीनों स्तर के सरकार से। साइमंस क्या बोला कि लोक प्रशासन का अर्थ तीनों स्तर के सरकार के केवल कार्यपालिकीय शाखा से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ऑल थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये साइमंस का बात याद रखना है आपको। कुछ भी नया बोल रहा है क्या जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या टफ हो, बट सिर्फ इसका वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये मेरा वर्ड्स नहीं है, साहा सर का वर्ड नहीं है, ये इन विद्वानों का वर्ड है। तो ऐसे सवाल आए हैं आपके आयोग में, मेंस में भी पूछा गया है। इसलिए रिटेन में अगर आपको याद हो दो चार तो लिखिएगा नाम के साथ, और अगर याद नहीं है तो आप अपना सामान्य परिभाषा जो आपकी समझ है 10 लाइन 5 लाइन लिख के आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गलती नहीं लिखिएगा कि फलना साहब ने बोला और दूसरा चिल्ला वाला डाल दिया, तब फिर दिक्कत हो सकता है। उसके बाद लूथर गुलिक ने क्या लोक प्रशासन की परिभाषा दिया कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के उस कार्यकारी शाखा से है जहां सरकार का काम होता है। लो भाई क्या नया बोला, यानी ये भी किसका बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट वर्क्स। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के उस कार्यकारी शाखा से है जहां सरकार के काम होते हैं। ये किसका कथन है, लूथर गुलिक का है। तो ये आपको याद रखने अभी तक। उसके बाद फिफ्नर क्या बोलता है कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना। ले भाई क्या नया बोला फिफ्नर साहब, फालतू का बच्चा के लिए आप कंटेंट बढ़ा रहे हैं। और बोला ये तो 10-12 ही लिखा रहे हैं हम, बहुत है, जिससे आपका काम चल जाए एमसीक्यू में उतना ही लिखा रहे हैं। फिफ्नर क्या बोला कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी काम करना है। टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट वर्क इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द फिफ्नर, टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट वर्क्स। E.N. ग्लेडन साहब का क्या कहना है कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के प्रशासन से है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नया बात है भाई, ये तो अब आप लोग भी सब समझ गए हैं, और इसका लाइन है तो आपको याद रखने होंगे। तो पूछ देगा, यही दिक्कत है, पूछ देगा कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के प्रशासन से किसका कथन है, 4 नाम दे देंगे। तो अब बताइए ऑब्जेक्टिव आसान है कि डिस्क्रिप्टिव, क्या? हाँ तो इंडियंस है ही नहीं, सब अमेरिका के यूरोप के हैं। उन लोगों ने जब शुरुआती दौर पे दिया है परिभाषा, वो सब परिभाषा है। अब हमारा वाला थोड़ा आएगा कि साहा सर के परिभाषा ये दिए है, हम कौन होते हैं? जो लोग विद्वान हैं जिनका कुछ है उन्हीं का ना नाम आएगा। तो ढेर ही है, कम से कम हम लोग इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। उसके बाद एच वाकर साहब का परिभाषा क्या है कि किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। और ये सब हमको भी याद नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ा टफ फैक्ट है ना। तो किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो काम करती है उसको लोक प्रशासन कहते हैं, ये वाकर साहब का काम है।
किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। गवर्नमेंट वर्क्स टू make effective government works to make effective of any law is called public administration। यही ना। अब थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक जितने लोगों ने बात की वो केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कार्यपालिका की बात कर रहा है। अब थोड़ा सा ब्रॉड आएगा। अगला है बिलोबी। बिलोबी साहब ने लोक प्रशासन को, बोरिंग लग रहा है, ज्यादा हो गया क्या? पढ़ना है कितना है? और ये कम से कम डिफिनेशन देख लेते हैं। कितना है और नहीं तो फिर लोक क्षेत्र देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? कल मजा आ रहा था तो कल इंट्रोडक्शन थे ना, इसीलिए तो सर बोलते हैं कि पहला वाला टॉपिक पहले दिन मत पढ़ाइए, इसको लास्ट में पढ़ाइएगा, फिर मजा आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आएगा। इसमें थ्योरी है ना। हाँ, इसमें थ्योरी है, पर जब तक लोक प्रशासन समझेगा। इसमें थ्योरी है। पहला यूनिट क्या है कि लोक प्रशासन का परिचय बताइए, अर्थ बताइए, फिर उसका क्षेत्र के कई एक स्वरूप हो गए, संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कब, कल्याणकारी, पाठ्य वस्तु के रूप में, फिर उसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। 4 सेगमेंट ही है इस टॉपिक में, छोटा टॉपिक है, 4 सेगमेंट ही है। उसके बाद फिर मजा आएगा सचिवालय से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो। बोलिए पढ़ना है कि छोड़ दे? अच्छा ठीक, चलिए। तो बिलोबी जो अगला विद्वान है, बिलोबी ने लोक प्रशासन को 2 आधार पे बताया। बिलोबी डिफाइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 2 बेसिस। पहला कहता है, पहला जो है वो नैरो मीनिंग है, नैरो मीनिंग, संकीर्ण अर्थ। नैरो मीनिंग क्या है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकार के केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से। लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकार के केवल प्रशासनिक शाखा से, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू ओनली administrative branch of the government। Public administration is related to the works of only executive branches of government। ये कैसा व्यू है? नैरो व्यू है, संकीर्ण सोच है, संकीर्ण अर्थ है। मगर जो व्यापक अर्थ है, ब्रॉड मीनिंग है, वो क्या है? वो कहता है कि नहीं, केवल कार्यपालिका या केवल प्रशासनिक ब्रांच से ही संबंध नहीं है इसका, बल्कि इसका संबंध सरकार के तीनों अंगों यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों से। तो व्यापक अर्थ, ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के फंक्शन से है। तो हालांकि यही बात सही है, यही बात सही है, मगर अंतर है पॉलिटी और पीए में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में। क्या विधायिका में प्रशासन है? हमने कहा कि इसका तो पॉलिटी में पढ़ते हैं या प्रशासनिक में, मगर विधायिका में प्रशासन नहीं है क्या? क्या विधानसभा सचिवालय नहीं होता है क्या? क्या संसद का सचिवालय नहीं होता है क्या? लोकसभा अध्यक्ष का सचिवालय, तो वहां भी अधिकारी पोस्टेड होते हैं, वहां भी सचिव स्तर के अधिकारी पोस्टेड। और सचिवालय का अर्थ क्या है? जहां सचिव का कार्यालय, यानी जहां एक सचिव का पोस्टिंग है वहां फिर पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसके नीचे विशेष सचिव, उसके नीचे संयुक्त सचिव, उसके नीचे उप सचिव, उसके नीचे अवर सचिव, उसके नीचे ए सेक्शन ऑफिसर, उसके नीचे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके नीचे क्लर्क, उसके नीचे टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, पोस्ट ग्रेड स्टाफ। ये पूरा स्ट्रक्चर ही सचिवालय, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें फिर पूरा मजा आएगा। तो कहता न्यायपालिका में भी जज को छोड़ दीजिए, और वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, वहां भी क्लर्क होता है, अफसर होता है, रजिस्ट्रार होता है। तो प्रशासन हर जगह है,
तो इसीलिए बिलोबी साहब ने कहा कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है कि लोक प्रशासन इज रिलेटेड टू द all three formats of the government, that is executive, legislative and judiciary. तो ये ध्यान रखना, ये किसने कहा? बिलोबी ने कहा। ये फैक्ट्स हैं। फिर डी वाल्डो अगला विद्वान है। वाल्डो साहब क्या बोला कि लोक प्रशासन प्रबंधन और लोक प्रशासन जो है प्रबंधन की कला और विज्ञान है। लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है जिसे सरकारी मामले में लागू किया जाता है। प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सामूहिक प्रबंधन होगा। इसका कहना है कि प्रबंधन का ये तो आर्ट या साइंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट बाय whom गवर्नमेंट इश्यूज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट इश्यूज आर इम्प्लीमेंटेड, जिसके द्वारा जिसे सरकार के मामले में लागू किया जाता है। लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है जिसे सरकार के मामले में लागू किया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे कि किसने क्या परिभाषा दिया है। बोरिंग भी है। अगला है जॉन विक। अब ई क्या बोलता है और काहे बोला भाई, बिना बात का बोल दिया, इतना इतना परिभाषा, बच्चा लोग को भी दिक्कत होता है और उस समय विद्वान लोग अपना देते गया है। तो जॉन विक क्या कहता है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य उस संगठन अधिकारी एवं कर्मचारियों से है जो जनता के लिए सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करता है। कुछ नया बोल रहा है क्या? कुछ अलग परिभाषा दे रहा है क्या? वही है, बस शब्दों का खेल है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ। ऑफिसर्स एंड स्टाफ who execute या who function for the public टारगेट हैंडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करता है। टारगेट हैंड ओवर बाय द गवर्नमेंट। Public administration is related to an organization of officers and staff who executed the function of government for the people. अगला है मर्सन। मर्सन साहब ने क्या कहा कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है जो विधियों के क्रियान्वयन का सर्वश्रेष्ठ तकनीक का खोज करता है। तो आपको ऐसे सवाल आएंगे एमसीक्यू में कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है जो विधियों के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। लोक प्रशासन की ये परिभाषा किसने दिया? ऑप्शंस दे देगा, मर्सन, साइमन, एल.डी. वाइट, बिलोबी, कुछ भी, चार ऑप्शंस दे देंगे। इसीलिए ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोरिंग भी है, टफ भी है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस which provide best technology, which discover best technology for the implementation of law। कानूनों के क्रियान्वयन के लिए, विधि मतलब कानून। सभी देश नहीं, सेम नहीं चलता है मगर ऑलमोस्ट फंक्शन करने। हाँ, यूनिवर्सल थ्योरी है। गवर्नमेंट का पार्ट इसी तरह है, तीनों इकाइयां हैं मगर फॉर्म अलग अलग है। जैसे हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश शासन के जैसा है, मगर फिर उसमें भी डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम लोग का डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक वर्ड हुआ और हम लोग केवल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हम लोग रिपब्लिकन कंट्री भी है, यानी भारत एक गणतंत्र भी है। और गणतंत्र का मतलब या फिर ब्रिटिश से हम लोग डिफर कर जाते हैं। गणतंत्र का मतलब जिसका हेड जो है वो इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द कंट्री क्या होगा? इलेक्टेड होगा। राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा।
और निश्चित कार्यकाल के लिए होगा। 3 चीज चाहिए गणतंत्र होने के लिए। पहला, राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो, दूसरा निश्चित कार्यकाल के लिए हो, और तीसरा वंशानुगत ना हो। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। क्या निर्वाचित होते हैं? निश्चित कार्यकाल होता है, वंशानुगत होते हैं, तो भारत गणतंत्र है। और भारत गणतंत्र कब बना? अभी हम पॉलिटी में चले जाएंगे, फिर बहुत मजेदार टॉपिक है। बट ये भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। वाई? उस दिन संविधान लागू हुआ। सबने आंसर दिया यही। दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो ये सब हम लोग पॉलिटी की क्लास में, टोटली रॉन्ग आंसर। बट बचपन से आप यही सुनते आए हैं कि 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ। ये बात 100% सच है कि उस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ। तो तब हम संविधान दिवस मना लेते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं जी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? वो तो डेट चूज करने के लिए, इसीलिए जानबूझ के 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया गया संविधान। गुड। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि पहली बार भारत उस दिन गणतंत्र बना। पहली बार भारत गणतंत्र बना, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र बनने का मतलब क्या है? कि पहली बार भारत को राष्ट्रपति मिला। ये अलग टॉपिक है, इसमें बहुत मजेदार आएगा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने से ही हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। बट 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक हम लोग स्वतंत्र थे, मगर गणतंत्र नहीं थे। यानी हमारा राष्ट्र का प्रमुख कोई नहीं था। फिर से गवर्नर जनरल ही हमारा राष्ट्र का प्रमुख था। यानी फिर से गवर्नर जनरल का पद आता है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल का पोस्ट कंपनी के काल में, फिर जब 1857 के बाद 1858 का एक्ट आया, हम लोग पीए से भटक रहे हैं मगर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक्ट आया तो महारानी का या क्वीन का शासन चला, तब कौन सा पोस्ट आया? वाइस राय। और फिर आजादी के बाद फिर देखिएगा गवर्नर जनरल का पोस्ट आया। हाँ, और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब बने, और उसके बाद गोपालाचारी साहब बने। इसीलिए हम लोग रटते हैं कि गोपालाचारी आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है और ओवरऑल अंतिम गवर्नर जनरल है। मगर टेक्निकल यही है कि फिर से गवर्नर जनरल का पद क्यों आया? क्योंकि भाई साहब हमारे पास 15 अगस्त से लेकर, बहुत बड़ा टॉपिक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक हेड ऑफ द कंट्री गवर्नर जनरल ही था। फिर से सरकार बन गई थी, आजाद हो गए, हर मामले में हम लोग स्वतंत्र हो गए, अपनी सरकार भी बन गई। सरकार तो अंतरिम गवर्नमेंट भी बन गई थी। आजादी के बाद फिर नेहरू की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार बना, मगर जो कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? गवर्नर जनरल, और उपाध्यक्ष होता था पीएम। तो उस समय भी हमारा हेड ऑफ द कंट्री कौन था? गवर्नर जनरल। इसीलिए ना इसकी आलोचना होती है कि माउंटबेटन से नेहरू जी का अच्छा पड़ता था। तो आजाद तो कर दिया, तुरंत आपको शादी दिला के घर वाला अलग कर देगा तो तुरंत व्यवस्था कर लीजिएगा, समय ना लगता है सब चीज करने में। तो संविधान तो पहले से बन रही थी, कैबिनेट मिशन बोल दिया कि आप संविधान बनाइए, संविधान सभा का गठन हो गया था, संविधान बनने लगा था, इधर आजाद भी हो गए। पर भारत का अपना राष्ट्र प्रमुख नहीं था। इसलिए इस पीरियड में, हर कोई नहीं जानता, बहुत टेक्निकल बात है कि इस पीरियड में भारत स्वतंत्र था मगर गणतंत्र नहीं था। यानी नाम मात्र का ही, सारी शक्ति भारत के पास था पर नाम मात्र का ही इस पीरियड में भारत का राष्ट्र प्रमुख अभी भी गवर्नर जनरल था। इसलिए माउंटबेटन साहब को रखा, नेहरू जी रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन आप रह जाइए जब तक हम लोग अपना राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लेते हैं। तो उसी में आदमी आलोचना करता है क्या माउंटबेटन का बीबी से नेहरू का चक्कर था, फलाना था, ढिमकाना था, करता है ना, वो अलग मुद्दा है। फिर माउंटबेटन साहब चले गए तो गोपालाचारी रहे 25 जनवरी तक। और जैसे ही संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ तो संविधान का कौन सा
अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो पूरा संविधान लागू हुआ तो 52वां ना लागू हो गया। और हम लोग संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिए थे राष्ट्रपति, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। तो टेक्निकली उस दिन क्या हो गया, भारत गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। संविधान लागू हुआ वो अलग चीज है, वो सच है। और रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन इंडिया रिपब्लिक, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन स्वतंत्र हुए। तो गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गणतंत्र हुए। बहुत आसान बात है, मगर किसी को नहीं पता रहता है। 90%, 99% सब वही बोलता है कि संविधान लागू। ये बात सच है कि संविधान लागू, और गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोगों को पहली बार राष्ट्रपति मिला था, पहली बार भारत गणतंत्र बना, और आज भारत गणतंत्र है। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि सब देश में ऐसा होता है, सबका स्वरूप अलग अलग है। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा है, यानी ब्रिटेन के जैसा है, बट उसमें भी अंतंत्र है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, और वहां अभी भी राष्ट्र प्रमुख नाम मात्र का ही कौन है, राजा या रानी। और हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, इलेक्टेड होता है, राष्ट्रपति होता है, जो कि निर्वाचित है। इसलिए हम लोग गणतंत्र है। फिर अमेरिका वगैरह का अलग है। आपके सिलेबस में कहीं भी वर्ल्ड पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं कि आपको वो सब चीजें नहीं पढ़ा सकते, समय बर्बाद होगा। क्या अच्छा है क्या, अच्छा अच्छा, हाँ सिलेबस की दृष्टिकोण से अच्छा है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स पढ़ते हैं ना, कि न्यायपालिका हम लोग फिर अमेरिका से लिए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। फिर झगड़ा होता है कौन बड़ा, कोर्ट बड़ा कि संसद बड़ा। तो आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को ये पूरा पावर है कि वो संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते जिससे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो। और आपका सिलेबस में है वो टॉपिक ही, आधारभूत संरचना, मेंस का सिलेबस में। तो उसमें फिर आपको बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ने होंगे, तब समझ में आएगा कि जरूर संसद की प्रभुता है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता भी है। तो वो पॉलिटी का टॉपिक है। थक गए? तो ये सब थोड़ा माथा पेची वाला बात सब है, एक के बाद को घुरा फिरा के बोल दिया है। अगला है डिमॉक, एमी डिमॉक। डिमॉक साहब, कुछ लोगों को तो बोरियत हो रहा है। एमी डिमॉक साहब ने क्या बोला कि लोक प्रशासन क्या और कैसे से संबंधित है, जिसमें क्या क्या है, विषय वस्तु है, जिसमें क्या है विषय वस्तु और कैसे है प्रक्रिया, जिसमें क्या विषय वस्तु और कैसे प्रक्रिया या तकनीक को प्रदर्शित करता है। डिमॉक सेड public administration is related to what and how, where, what is subject matter, what and how, क्या और कैसे, और what क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर, टारगेट कि मेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, यही ना। और हाउ मतलब प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, टेक्निक। तो डिमॉक साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन कुछ नहीं है, क्या और कैसे से संबंधित है, कि हमारा टारगेट क्या है और उसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो टारगेट को जैसे अचीव करते हैं, उसमें जो जो चीज लगेगा, जो टेक्नोलॉजी लगेगा, जो तकनीक लगेगा, जो प्रक्रियाएं होगी, वो सारा क्या है, लोक प्रशासन। समझ आ गया? खाली लोग माथा पेची करवाया है और कुछ नहीं, और आपको याद रखने होंगे एमसीक्यू के लिए। फिर क्या बोलता है, क्या हुआ, ज्यादा हो रहा है। कार्सन और हैरिस ने क्या कहा लोक प्रशासन का परिभाषा में, कि लोक प्रशासन सरकार का व्यवहारिक हिस्सा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिससे सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को फलित रूप दिया जाता है। by which administration achieve the purpose and target
डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये कर्सन और हैरिस की परिभाषा है कि सरकार का वो व्यवहारिक हिस्सा है जिससे सरकार उद्देश्यों और लक्ष्यों को फलित करता है। तो तभी से तो हम लोग वही बोलते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, मगर आपको याद रखने होंगे। दो निगोरो ब्रदर्स है, अलग अलग नाम है, इतने ही नाम याद नहीं रहता है तो अलग से कहां से, तो निगोरो एंड निगोरो। इसने लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा कि सरकार के उद्देश्यों का सामूहिक प्रयास है। इसमें क्या नया है, तभी से हम लोग 2 घंटा से यही पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स है। तो सरकार के उद्देश्यों का सामूहिक प्रयास है, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत सरकार के तीनों शाखाएं यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और साथ ही साथ इसके अंतर संबंधी निकाय शामिल हैं। अंतर संबंधी मतलब कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त कुछ अर्ध न्यायिक संस्थाएं भी होती है, कुछ इंडिपेंडेंस बॉडीज भी होता है, स्वतंत्र निकाय, तो वो सब भी संबंधित है। यानी कि इट इंक्लूड्स all three forms of government, that is executive, legislative and judiciary, and also includes the interrelated bodies, also includes the interrelated bodies कि तीनों अंगों के अलावे भी अगर इन लोगों से अंतर संबंधित कोई बॉडीज, कोई निकाय, कोई संस्था भी है तो वो भी लोक प्रशासन में आता है। अर्ध न्यायिक संस्था सेमी जुडिशरी बॉडीज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बॉडीज हो जाएगा, जैसे सेमी जुडिशरी क्या एनजीटी वगैरह, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कैड हो गया। इंडिपेंडेंट में अदर जो है ईडी, सीबीआई और कुछ वैसे ऑर्गेनाइजेशंस है। यहाँ तक कि आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके क्षेत्र में तो व्यवहारिक पहलुओं में जो आम लोगों को भी जोड़ा गया है प्रशासन के अंदर, कि अगर आम लोग भी प्रशासन में कोई सहयोगात्मक कार्य करता है तो वो भी प्रशासन का हिस्सा होगा, एनजीओ वगैरह। समझ में आ गया इसका मतलब। और क्या कहा कि ये लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए अपने संगठन के बाहर के व्यवस्थाओं से भी नजदीकी से जुड़ा होता है। तो वही मतलब है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे बाहर की व्यवस्थाओं से भी नजदीकों से जुटा रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज also related to the other institution apart from their own structure, अपने संरचना, अपने संगठन से भी बाहर, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द जनरल पीपुल, टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ जनरल पीपुल। तो ये निगोरो की परिभाषा है। थक गए, चलिए अब दूसरे दिन हम लोग देखेंगे क्या। तो आज हम लोगों ने लोक प्रशासन का परिचय पढ़ा, एक अध्ययन के विषय के रूप में भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी। फिर उसके कंक्लूजन में हम लोग एक समान परिभाषा जनरेट किए कि क्या समान परिभाषा हो सकता है, और वो समान परिभाषा बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग काल्पनिक लिख रहे हैं। उसके साथ ही लोक प्रशासन विषय के जो विद्वानों ने परिभाषा दिया है उसमें चुनिंदों लोगों का देखें हम लोग, 10-12 50 होगा। तो आप समझ लीजिए, इसके अतिरिक्त आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम कलेक्ट करवा देंगे, बट आपको याद रखने में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव में आप टेंशन ना लीजिएगा, 1-2 तो याद रहेगा ही। विड्रो का याद कर लेना है, उसका कोटेशन में लिख देना है, विड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन का परिभाषा डबल इन्वर्टेड कोमा में, काम बन गया अपना। और वो भी याद नहीं तो जो हमारा समझ है कि लोक प्रशासन क्या है उसको लिखेंगे, काम चल जाएगा क्या। मगर गलत नहीं लिखना है कि विड्रो वाला लिख दिए मर्सन में, तब फिर मार्क्स कटेगा। सारा इंपॉर्टेंस ही है, ऐसा 50 है। हाँ, हम बहुत डर के इतना सही दे रहे हैं। हाँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे आया है, दिखवा देंगे। हाँ, और इसके अलावा भी आप अगर और स्टेटमेंट याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मिल जाएगा, बुक्स में भी है। और अभी इतना कम से कम करना है,
अभी पूरा पढ़ लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भी आपके पास जगह है, मेमोरी खाली है, तो आप फैक्ट के पीछे तो भाग ही सकते हैं। फैक्ट्स तो एमसीक्यू में ही काम आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप फैक्ट्स के पीछे जितना भागिएगा उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा बहुत काम चल जाएगा आपका, एक दो याद रख के या अपने अनुसार लिख के, मगर ऑब्जेक्टिव में तो जो है वही है। कोई दिक्कत समझने बुझने में, लिखने पढ़ने में, नोट्स में? इंग्लिश मीडियम वाले को भी नोट्स मिलेगा पीडीएफ में, इसी तरह मेरे क्लास का हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगा। तो आज यही इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सिग्निफिकेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो प्रशासन का क्षेत्र और महत्व। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।